तो आज का टॉपिक रहेगा अपना भारत का मैदानी प्रदेश। और भारत के मैदानी प्रदेश की पहले मैं आपको लोकेशन स्थिति दिखा देता हूं। यहां पर अगर देखा जाए अपने भारत में, भारत का जो मैदानी प्रदेश है ये भारत है। और भारत में दोस्तों भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदानी भाग, और नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और नंबर 4 तटीय प्रदेश। इस प्रकार से भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 मैदानी भाग, नंबर 3 पठारी प्रदेश, और नंबर 4 तटीय प्रदेश। जिसमें पिछली वीडियो में हिमालय के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मैदानी भाग के बारे में। तो इसका परिचय इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं। दोस्तों ये जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। टोटल इसका क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सभी भौतिक प्रदेशों में बात करते हैं नंबर 1 पर, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश तो है पठारी प्रदेश, नंबर 2 पर आता है मैदानी भाग, नंबर 3 पर आता है हिमालय, और नंबर 4 पर आता है तटीय प्रदेश। अगर बात करें सबसे बड़े भौतिक प्रदेश की, तो पठारी प्रदेश, और दूसरे नंबर पर आता है मैदानी प्रदेश। तो सीधा सा प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान होगा? दूसरा स्थान। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो यहां से पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर। लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है। तो टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई की अगर अपन बात करें, तो इसकी औसत चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के अधिकतम 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी गई है। 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई, कहीं ज्यादा तो कहीं कम है, कहीं 150 तो कहीं 500 किलोमीटर। बात करें इसके विस्तार की, तो दोस्तों इसका विस्तार जो है, विस्तार फैला हुआ है पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। ये इन राज्यों में इसका विस्तार फैला हुआ है। विस्तार पूछ लिया जाए तो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। दोबारा से, क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान दूसरा,
लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर, विस्तार पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। यहां से शुरू हो जाता है ये पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है। अब इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा अगर विस्तार पूछ लिया जाए, प्रश्न आ जाए मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो राज्य आएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बिल्कुल मनोज, यूपी में। उसके बाद अच्छा यहां पर 2-3 चीजें फिर से दोबारा से देखेंगे। सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में, जबकि सबसे ज्यादा विस्तार जो है इसका उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। जबकि संपूर्ण विस्तार की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है। बिल्कुल 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है मैदानी भाग। हाँ महेश, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है इसका जलोढ़ मिट्टी से। निर्माण जो है वो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाने वाली जो नदियां हैं, नदियों की अगर बात करें तो इसका निर्माण करने वाली नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां जो हैं, 3 नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों ने जलोढ़ मिट्टी जमा करके इसका निर्माण किया है। प्रश्न आता है एग्जाम में कि मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी होगी? जलोढ़। मैदानी भाग का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसलिए दोबारा से देखेंगे, हाँ बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल रिप्लाई कर रहा हूं मैं, दोबारा से एक बार देखेंगे इसको। निर्माण जलोढ़ मिट्टी, नदी की बात करेंगे तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों ने जलोढ़ मिट्टी जमा करके इसका निर्माण किया है। 3 नदियों के द्वारा निर्मित होने के कारण इसको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसी को कहते हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। जलोढ़ मिट्टी पाई जाने के कारण यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान। अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, तो नाम देंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये जो है उपजाऊ इसलिए है कि यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी तो कौन सी होगी? जलोढ़। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, हाँ ये कहां पाई जाती है? सीधा सा बता रहा हूं मैं, यही तो बता रहा हूं, कहां पाई जाती है? अरे ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर के विशाल मैदान में। इस मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पूरे के पूरे मैदानी प्रदेश में, जिसमें आता है पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इन सभी राज्यों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण ही ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है।
विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। दोस्तों ये जो मिट्टी है ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इस मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक कृषि की जाती है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक कृषि यहां पर की जाती है, सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा कृषि इस मैदानी भाग में किए जाने के कारण सबसे ज्यादा कृषि इस मैदानी भाग में किए जाने के कारण दोस्तों इसको कहा जाता, इस मैदानी प्रदेश को कहा जाता है भारत का अन्न भंडार, भारत का अन्न भंडार। तो दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का अन्न भंडार किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों उत्तर होगा मैदानी प्रदेश या मैदानी भाग। भारत का अन्न भंडार किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, तो नाम होगा, उत्तर होगा मैदानी भाग। ये बिल्कुल कविता भारत का अन्न भंडार कहलाता है। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र इसमें शामिल है। एमके मिल राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र इस मैदान के अंतर्गत शामिल किया गया है, भारत का अन्न भंडार। हाँ, अब बात करें अगर भारत का अन्न भंडार किसी भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो मैदानी प्रदेश, लेकिन अगर किसी राज्य की बात करेंगे तो भारत का अन्न भंडार वाला राज्य कहलाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का अन्न भंडार वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रश्न आता है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो कौन सा राज्य होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है भारत का अन्न भंडार। हाँ, अगर बात करें राजस्थान की तो सबको पता होगा राजस्थान के गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। बिल्कुल राजस्थान का गंगानगर जिले को कहा जाता है राजस्थान का अन्न भंडार। हाँ बिल्कुल श्री गंगानगर को। हाँ तो दोबारा से देखेंगे, राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर, भारत का अन्न भंडार वाला राज्य उत्तर प्रदेश, भारत का अन्न भंडार वाला भौतिक प्रदेश मैदानी भाग, बिल्कुल मैदानी भाग। हाँ दोस्तों ये जो मैदानी प्रदेश सबसे ज्यादा कृषि होने के कारण यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इस मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सर्वाधिक जन घनत्व। अब ये भी प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो मैदानी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश तो कौन सा होगा, मैदानी भाग। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है किसमें, मैदानी भाग में। अगर प्रश्न आ जाए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ लिया जाए तो मैदानी प्रदेश में बसा हुआ उत्तर प्रदेश ही भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है यूपी में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ये मैदानी भाग में बसा हुआ है, मैदानी भाग में बसा हुआ है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मैदानी प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
क्यों? क्योंकि बिहार भी मैदानी भाग में बसा हुआ है, इसलिए यहां जनसंख्या घनत्व अक्सर अधिक पाया जाता है। जैसे दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल भी यहीं बसा हुआ है मैदानी भाग में, इसलिए पश्चिमी बंगाल में भी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखते हैं आगे। दोस्तों ये जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश की आकृति भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और आकृति की अगर बात करेंगे तो इसकी आकृति पाई जाती है धनुषाकार। इसकी आकृति मानी गई है, नाम याद रखेंगे, धनुषाकार। धनुषाकार जो आकृति है, धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है मैदानी प्रदेश। दोस्तों हर चीज को नोट करते जाना बारीकी से, मैं आपको हर चीज बताऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो इसी भौतिक प्रदेश, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इन्हीं टॉपिक में से मिलेंगे। और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। और जब एग्जाम देंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। हाँ, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों ये जो मैदानी प्रदेश है, इसको भौगोलिक बनावट के आधार पर, इस मैदानी प्रदेश को भौगोलिक बनावट के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग होंगे? 5 भाग। 5 भागों में इसको 5 भागों में बांटा गया है मैदानी प्रदेश को। ये पांचों के जो पांचों प्रदेश हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न किस प्रकार से आता है, कौन कौन से हैं, देखते हैं। ये 5 भौतिक प्रदेश जो हैं, भौगोलिक प्रदेश मैदानी भाग के कौन कौन से हैं, देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें हिमालय की, तो हिमालय के हिमालय के जस्ट दक्षिण में, सबसे दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक हिमालय, जिसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय के से जैसे ही नीचे उतरते हैं, इस शिवालिक हिमालय के सहारे मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्मित एक मैदान पाया जाता है, जिस मैदान को कहते हैं भाबर प्रदेश। इसको कहते हैं भाबर प्रदेश। ये शिवालिक के गिरिपद में फैला हुआ है। शिवालिक के गिरिपद में प्रश्न आता है, शिवालिक के गिरिपद में कौन सा प्रदेश पाया जाता है? तो कौन सा प्रदेश होगा? कौन सा प्रदेश? भाबर प्रदेश। ये शिवालिक के गिरिपद में, शिवालिक के सहारे फैला हुआ है, पाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या है कि भाबर प्रदेश में नदियां अंतःवर्ती अवस्था में बहती हैं। इसमें नदियां अंतःवर्ती अवस्था में बहती हैं, नदियां नीचे अंडरग्राउंड, या जिसको मैं कहूं भूमिगत अवस्था में बहती हैं। यहां पर जैसे ये भाबर प्रदेश में लुप्त नदियां थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं। भाबर प्रदेश से जैसे दक्षिण की तरफ आते हैं, भाबर प्रदेश में लुप्त नदियां पुनः जिस प्रदेश में दिखाई देती हैं उसको कहा जाता है तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश के बाद में पुराने जलोढ़ से निर्मित जो मैदान होता है उस मैदान को कहा जाता है, नाम दिया जाता है बांगर प्रदेश।
तराई प्रदेश के बाद में आता है बांगर प्रदेश, और उसके बाद में महीन महीन कांप मिट्टी जो है वो जमा होती है, नवीनतम कांप मिट्टी, और जिसको नाम दिया जाता है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश, खादर प्रदेश। और समुद्र में गिरते समय नदियां समुद्र में गिरते समय जिस मैदान का निर्माण करती हैं उस मैदान को कहा जाता है, नाम दिया जाता है डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश। दोबारा से देखें दोस्तों, इस प्रकार से मैदानी प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। मैदानी प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाबर प्रदेश, नंबर 2 तराई प्रदेश, नंबर 3 बांगर प्रदेश, नंबर 4 खादर प्रदेश, और नंबर 5 डेल्टाई प्रदेश। दोबारा से देखें, प्रश्न आ जाए मैदानी भाग को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्तर होगा 5। कौन कौन से? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और डेल्टाई प्रदेश। ये 5। इनका क्रम प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना यही क्रम होगा। सबसे उत्तर में आता है भाबर प्रदेश, फिर आता है तराई प्रदेश, फिर आता है बांगर प्रदेश, फिर आता है खादर प्रदेश, और सबके लास्ट में आता है डेल्टाई प्रदेश। ये इनका सही क्रम है। क्रम से बता रहा हूं मैं आपको, और क्रम से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब इसके बाद इनकी व्याख्या कर लेते हैं। 500 के 500 जो है ये व्याख्या सहित एग्जाम में पूछे जाते हैं, 500 के 500, और बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। सबसे पहले अपन लेंगे भाबर प्रदेश। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं भाबर प्रदेश की। नंबर 1 कौन सा प्रदेश? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। पहली खास विशेषता शिवालिक के गिरिपद में, शिवालिक के गिरिपद में, गिरिपद का मतलब होता है पर्वत का जस्ट निचला हिस्सा, जहां से पर्वत की शुरुआत होती है, जहां से पर्वत की शुरुआत होती है उसको कहते हैं गिरिपद। तो शिवालिक के गिरिपद में कौन सा प्रदेश फैला हुआ है? तो भाबर प्रदेश। इसको मैं कहूं शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में फैला हुआ है। ये शिवालिक के दक्षिण में फैला हुआ है। अगर विस्तार की बात करें तो सतलज नदी से लेकर के, सतलज नदी से तीस्ता के मध्य, तीस्ता नदी के मध्य इसका विस्तार फैला हुआ है। सतलज नदी से तीस्ता नदी के मध्य। दोस्तों इसकी औसतन चौड़ाई जो है, इसकी औसतन चौड़ाई जो है 9 से 12 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। 9 से 12 किलोमीटर के मध्य, 9 से 12 किलोमीटर। इस प्रकार से देखें, मैं यहां पर आपको इंडिया के मानचित्र में यहां को बता देता हूं। जैसे अपना भारत है, तो भारत में ये शिवालिक है, सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी, और ये शिवालिक श्रेणी के सारे ये सतलज नदी से लेकर के और तीस्ता नदी के मध्य, शिवालिक के दक्षिण में ये एक पट्टी पाई जाती है जिसको कहा जाता है भाबर प्रदेश। ये एक पट्टी पाई जाती है जिसको कहा जाता है भाबर प्रदेश। ये शिवालिक के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई 9 से 12 किलोमीटर के समथिंग पाई जाती है। 9 से 12 किलोमीटर। निर्माण की बात करें दोस्तों, इसका निर्माण जो है, निर्माण इसका होता है
कंकड़ पत्थरों से। मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, मोटे मोटे बोल्डर होते हैं, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, जलोढ़ पंख जिसको कहा जा सकता है। हाँ हेमंत, क्या कह रहे हो? स्टेट की बात करें तो ये उत्तराखंड से शुरू हो जाता है, उत्तराखंड से लेकर के सिक्किम तक। बिल्कुल कुमाऊं, हाँ बिल्कुल आर के चौधरी, बिल्कुल सही। कुमाऊं और नेपाल हिमालय का निचला क्षेत्र है ये। भाबर, बिल्कुल भाबर कहते हैं इसको, भाबर। हाँ सुनील कुमार, क्या कह रहे हो? केवल उत्तराखंड में सुनील, केवल उत्तराखंड में नहीं है, इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य फैला हुआ है, और तीस्ता नदी सिक्किम में आती है। हाँ सुनीता, थैंक यू। निर्मित, गुड मॉर्निंग। हाँ देखते हैं आगे। सतलज नदी से तीस्ता के मध्य, और तीस्ता जो है वो सिक्किम है, सिक्किम में, और सिक्किम तक ये फैला हुआ है। इसका निर्माण जो है वो कंकड़ पत्थरों से, और खास बात नदियां जो है, नदियां जो हैं अंतःवर्ती अवस्था में बहती हैं, अंतःवर्ती अवस्था में बहती हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, कौन से प्रदेश में? करुणा, थैंक यू आपको। कौन से प्रदेश? सतवीर, थैंक यू सतवीर। कौन से प्रदेश में नदियां अंतःवर्ती अवस्था में बहती हैं? कौन से प्रदेश में नदियां अंतःवर्ती अवस्था में बहती हैं? तो उत्तर होगा कौन सा? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश से रिलेटेड, भाबर प्रदेश से रिलेटेड सारी चीजें दोबारा से एक बार देखेंगे। भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपद में फैला हुआ है, शिवालिक के दक्षिण में फैला हुआ है। इसका विस्तार सतलज नदी से तीस्ता नदी के मध्य फैला हुआ है। चौड़ाई 9 से 12 किलोमीटर औसतन पाई जाती है। निर्माण कंकड़ पत्थरों से हुआ है, कंकड़ पत्थरों से। नदियां अंतःवर्ती अवस्था में पाई जाती हैं, अंतःवर्ती अवस्था में पाई जाती हैं। बिल्कुल बहादुर, थैंक यू आपको। हाँ देखते हैं अगला प्रदेश। इसके बाद भाबर प्रदेश के बाद में दूसरा प्रदेश नंबर 2 पर आता है तराई प्रदेश। नंबर 2 तराई प्रदेश, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। और ये जो तराई प्रदेश है, तराई प्रदेश जो है ये भाबर के दक्षिण में फैला हुआ है। भाबर के दक्षिण में आपको मिलेगा तराई प्रदेश। दोस्तों ये जो तराई प्रदेश है, शेखावत, क्लिष्ट शब्दों का अर्थ भी बताया करो। जैसे अंतःवर्ती का मतलब, अंतःवर्ती का मतलब होता है भूमिगत, जमीन के नीचे नीचे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो पत्थरों के नीचे नीचे पानी बहता रहता है, ऊपर धरातल पर पानी दिखाई नहीं देता, और नीचे नीचे पानी बहने को कहा जाता है अंतःवर्ती। हाँ ठीक है शेखावत, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल। देखते हैं आगे। भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में फैला हुआ है तराई प्रदेश। और यहां पर खास बात, भाबर प्रदेश में, भाबर प्रदेश में लुप्त नदियां, भाबर प्रदेश में लुप्त नदियां तराई प्रदेश में, तराई प्रदेश में पुनः दिखाई देती हैं, पुनः दिखाई देती हैं। और यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रश्न आता है इस प्रकार से कि भाबर प्रदेश में लुप्त नदियां पुनः किस प्रदेश में दिखाई देती हैं?
पुनः किस प्रदेश में दिखाई देती है, तो कौन सा प्रदेश होगा, तराई प्रदेश। बाबर प्रदेश में लुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः दिखाई देती हैं। बिल्कुल, यहां पर पानी जो है वो आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ होता है, इसलिए ये दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र होता है ये, क्योंकि यहां पर दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि यहां पर पानी का विस्तार जो है वो फैला हुआ होता है। पानी जो है वो एक मुख्य धारा के रूप में नहीं बहता है। नदियां मुख्य धारा के रूप में नहीं बहती हैं, इसलिए ये दलदली क्षेत्र है। और दलदली क्षेत्र होने के कारण यहां पर मक्खी और मच्छर का प्रकोप सबसे ज्यादा मिलता है। मक्खी और मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा यहां पर, मक्खी और मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, और यहां पर सदाबहार वन यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सदाबहार वन यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हाथी घास यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। कांस यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। कांस घास जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऐसी बिल्कुल मच्छर पेटी, बिल्कुल आर के चौधरी इसको मच्छर पेटी कह सकते हैं। मक्खी मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है और सदाबहार वन सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है। मक्खी मच्छरों का प्रकोप होने के कारण यहां पर जनसंख्या जो है वो कम निवास करती है। इस क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। राजू, खीप जो है, खीप मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है, यहां पर खीप नहीं मिलती। कांस एक शेखावत, कांस एक घास होती है। हाँ निर्मा चौधरी, थैंक यू आपको। निर्मा चौधरी लिखती हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ थैंक यू निर्मा, आप सभी मुझे फुल सपोर्ट करते हो, इसलिए मैं ठीक पढ़ा लेता हूं। सोनी कुमार गुड मॉर्निंग, अब जुड़े हो। सना, लेट कैसे हो गए? क्लास का टाइम विशेषता याद रखेंगे सभी के सभी। बिल्कुल सुबह 9 बजे से क्लास होती है। गौतम थैंक यू। हाँ राजूराम, पढ़ने में मजा आएगा, जुड़े रहेंगे तो पढ़ने में जरूर मजा आएगा। एक एक चीज को, बारीक से टॉपिक को पढ़ते जाओगे तो मजा आएगा। बीच बीच में हट गए, छूट गए, अनकनेक्ट हो गए तो फिर क्लास अच्छी नहीं रहेगी। जाबर क्लास का टाइम सुबह 9 बजे से। हाँ देखते हैं आगे। तो तराई प्रदेश को दोबारा से देख लेंगे एक बार। तराई प्रदेश बाबर के दक्षिण में फैला हुआ है। बाबर प्रदेश में लुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः दिखाई देती हैं। पिछली बार ये रीट में पूछा जा चुका है। 2018 वाली जो रीट हुई थी उसी में प्रश्न पूछा गया था। बाबर प्रदेश में लुप्त नदियां किस प्रदेश में पुनः दिखाई देती हैं? किस प्रदेश में? तो कौन सा प्रदेश होगा? तराई प्रदेश। हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। यह दलदली क्षेत्र है और मक्खी मच्छरों का प्रकोप यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये यहां पर सदाबहार वन, हाथी घास और कांस घास यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलते हैं तीसरा नंबर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो साथ साथ में। तीसरा जो प्रदेश है उसको कहा जाता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश। और इस बांगर प्रदेश को दोस्तों इसको पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है पुराना जलोढ़। इसी को कहते हैं पुराना जलोढ़। बांगर को ही पुराना जलोढ़ कहते हैं। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में, पुराना जलोढ़ किस प्रदेश को कहा जाता है? तो नाम आ जाएगा बांगर प्रदेश। इसको कहते हैं पुराना जलोढ़। हाँ ये पुराना जलोढ़ है दोस्तों। इसका निर्माण नदियां जो हैं, इसका निर्माण नदियां बाढ़ के दौरान करती हैं। बाढ़ के दौरान करती हैं। ये लाइन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका निर्माण नदियां बाढ़ के दौरान करती हैं। और प्रश्न इस प्रकार से घुमा के आता है, प्रश्न इस प्रकार से, राजौरिया बिल्कुल पूरा भूगोल करवाऊंगा, पूरी ज्योग्राफी करवाऊंगा मैं आपको डेली 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे क्लास लेकर के, और मैं आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी करवा दूंगा बिल्कुल दोबारा से। इसका निर्माण नदियां बाढ़ के दौरान करती है। बाढ़, जब नदियों में बाढ़ आती है, जब नदियों में बाढ़ आती है तो जिस मिट्टी का जमाव होता है, जिस मिट्टी का जमाव होता है, कविता इसको बूढ़ नहीं कहते। हाँ राम भरोसे में ना बोलो, क्या कह रहे हो आप? हाँ रामकुमार, पढ़ते जाओ, जितना टाइम लगेगा उतने दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। हाँ देखते हैं आगे। इसका निर्माण नदियां बाढ़ के दौरान करती हैं। जब नदियों में बाढ़ आती है और जिस मिट्टी का जमाव होता है उसको कहा जाता है, उस प्रदेश को कहते हैं बांगर प्रदेश। पुराना जलोढ़ होता है ये, और दोस्तों ये जो है कम उपजाऊ होता है। अच्छा, किसके मुकाबले कम उपजाऊ होता है? तो मैं कहूं यहां पर ये खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होता है, खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होता है। इसमें इतना सही है। प्रश्न तो सबसे ज्यादा यहां से दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, किसको पुराना जलोढ़ कहते हैं तो बांगर प्रदेश, और किसका निर्माण नदियां बाढ़ के दौरान करती हैं तो बांगर प्रदेश, और ये खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होता है। हाँ भूड़ अभी बताएंगे कविता, भूड़ बताएंगे, अभी बता ही रहा हूं। एक बार इनको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे देखें, भाबर प्रदेश के बाद में आता है नंबर 4 खादर प्रदेश। खादर प्रदेश, और खादर प्रदेश जो है इसको कहते हैं नया जलोढ़, इसको नया जलोढ़ कहा जाता है। खादर प्रदेश को कहते हैं नया जलोढ़, बिल्कुल। और ये सबसे उपजाऊ होता है, सबसे उपजाऊ होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है खादर प्रदेश। और इसका निर्माण नदियां प्रतिवर्ष नई काप मिट्टी, प्रतिवर्ष नई काप मिट्टी बिछाकर करती हैं। दोबारा से देखेंगे आप, निर्माण सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इसका निर्माण पूछा जाता है कि इसका निर्माण नदियां कब करती हैं तो प्रतिवर्ष नई काप मिट्टी बिछाकर। या फिर प्रश्न ऐसे भी आता है कि किस प्रदेश का निर्माण नदियां प्रतिवर्ष नई काप मिट्टी बिछाकर करती हैं तो कौन सा प्रदेश? खादर प्रदेश। अरे गौरव, कल क्लास नहीं थी, कल 9 बजे वाली क्लास नहीं थी, कल 11 बजे से क्लास थी प्रश्नोत्तरी की। और हाँ, आज से यानी कि कल से क्लास कंटिन्यू रहेगी। रणजीत लेट कैसे हो गए? कंटिन्यू 9 बजे याद रखें। सर्वाधिक जैविक अवशेष पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इसमें सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जीवांश की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैविक अवशेष पाए जाते हैं, जीवांश इसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। हाँ, तो इसका निर्माण नदियां प्रतिवर्ष नई कांप मिट्टी बिछा करके करती हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, इसको नया जलोढ़ भी कहा जाता है। लेंगे स्क्रीनशॉट इसका। चलते हैं नंबर 5 डेल्टाई प्रदेश। नंबर 5 पर आता है डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश किसको कहते हैं? डेल्टाई प्रदेश देख लेते हैं। डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश, हाँ राम भरोसे बताएंगे अभी आपको। रेह कलर, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ये देख लें एक बार। डेल्टाई प्रदेश, नदियां समुद्र में गिरने से पहले, समुद्र में
गिरने से पहले, नदियां समुद्र में गिरने से पहले जिस मैदान का निर्माण करती हैं, मैदान का निर्माण करती हैं, उसे डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। दोबारा से, नदियां समुद्र में गिरने से पहले जिस मैदान का निर्माण करती हैं उसको क्या कहते हैं भाई? डेल्टा कहते हैं उसको, डेल्टाई प्रदेश। और डेल्टा की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बताओ, देखिए नाम बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। उम्मीद है सभी को याद होगा, आता होगा। हाँ बिल्कुल विकास, बिल्कुल बता चुके हैं आप, सुंदरवन का डेल्टा, बिल्कुल सही। मोनिका, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन, राजौरिया सुंदरवन, बिल्कुल सही। विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, जिसका निर्माण गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दो नदियों के द्वारा होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार दो देशों में फैला हुआ है, भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश, दो देशों में फैला हुआ है। और भारत में बात करें तो भारत में इसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ, पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। बिल्कुल, भारत में सबसे ज्यादा विस्तार पश्चिमी बंगाल में दो देशों में फैला हुआ है, भारत और बांग्लादेश में। दो नदियां बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें सुंदरवन, सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरवन के डेल्टा में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है, तो कौन सा होगा? रॉयल बंगाल टाइगर, जो सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, दोबारा से देखेंगे, डेल्टाई प्रदेश नदियां समुद्र में गिरने से पहले जिस मैदान का निर्माण करती हैं उसको डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत और बांग्लादेश दो देशों में फैला हुआ है, और भारत में सबसे ज्यादा विस्तार पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। लेंगे स्क्रीनशॉट इसका, देखते हैं आगे। और दोस्तों इस डेल्टाई प्रदेश में, डेल्टाई प्रदेश में दो प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। डेल्टाई प्रदेश में दो प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। एक कहते हैं चर, नंबर दो कहते हैं बिल। दो प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है, एक चर, नंबर दो बिल। अब देखते हैं क्या है चर। दोस्तों ये डेल्टाई प्रदेश में पाई जाने वाली उच्च भूमि, डेल्टाई प्रदेश में, डेल्टाई प्रदेश में पाई जाने वाली उच्च भूमि चर कहलाती है। और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जो निम्न भूमि होती है, निम्न जो भूमि होती है उसको, निम्न जो भूमि होती है उसको बिल कहा जाता है। निम्न भूमि को याद रखें, बिल के नाम से जानते हैं, जबकि उच्च भूमि को, उच्च भूमि को चर के नाम से जानते हैं। अब एक नया शब्द, भूड़ क्या है? दोस्तों ये भूड़ पंजाब और हरियाणा में पाए जाने वाले, पंजाब और हरियाणा में पाए जाने वाले मिट्टी के ढेर, पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा में पाए जाने वाले मिट्टी के ढेर को भूड़ के नाम से जाना जाता है। तो दोबारा से देखेंगे, हाँ बिल्कुल मनोज, भूड़ कहते हैं मिट्टी के ढेर। पंजाब हरियाणा में बिल्कुल उच्च भूमि होती है ये। आर के चौधरी एस्चुरी एक नदी का मुहाना, एक घाटी होती है, जो आपको नदी पढ़ाएंगे नर्मदा तब उस टाइम पे आपको बताया जाएगा। हाँ आगे देखते हैं। तो ये भूड़ मिट्टी के ढेर होते हैं। एक रेह और कल्लड़ भूमि
क्या होती है दोस्तों? ये अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक लवणता के कारण बेकार होने वाली भूमि, अत्यधिक लवणता के कारण बेकार होने वाली भूमि को, अत्यधिक लवणता के कारण बेकार होने वाली भूमि को रेह या कलड के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देखेंगे, दोबारा से देखेंगे। अत्यधिक लवणता के कारण बेकार होने वाली भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो रेह या कलड। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है ये पंजाब और हरियाणा में। बिल्कुल बंजर भूमि होती है, अत्यधिक लवणता के कारण इस भूमि को बेकार खाली छोड़ दिया जाता है, जिसको रेह कलड के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के ढेर होते हैं, भूड़ कहते हैं, और एक नाम यहां पर हो रहता है बेट। बेट दोस्तों, ये जो बेट है ये पंजाब में विशेषता है, पंजाब में बाढ़ग्रस्त जो मैदान होते हैं उनको, बाढ़ग्रस्त मैदान को बेट के नाम से जाना जाता है। तो दोबारा से देखेंगे, भूड़ मिट्टी के ढेर, रेह कलड अत्यधिक लवणता के कारण बेकार होने वाली भूमि को रेह या कलड कहते हैं। बेट पंजाब में पाए जाने वाले बाढ़ग्रस्त मैदान को बेट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये पंजाब में पाए जाते हैं। दोस्तों ये था आपका मैदानी प्रदेश।